हेलो एवरीवन। तो आज केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एटमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, एटम का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन किस तरीके से रहती है। साथ में हम देखेंगे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर मॉडल, उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे क्या होते हैं, सब एटमिक पार्टिकल्स। लास्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स। सब एटमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले क्या बोला गया था, एटम इज अनडिविजिबल। एटम कैसा होता है, नॉन डिविजिबल। लेकिन बाद में डिस्कवरीज हुई और हमें पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब एटमिक पार्टिकल्स। उसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेचर आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास इसका कितना रहेगा, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 केजीज। यूनिट आपको याद रखनी है यहाँ पे, -31 केजी। इसके डिस्कवरर थे जे थॉमसन। जे थॉमसन 1869 में इन्हें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा था। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोटॉन। ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। आप कैसे याद रख सकते हैं, P4 प्रोटॉन एंड P4 पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा एटम है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है एंड प्रोटॉन है उनका चार्ज कैसा होना चाहिए, आपस में इक्वल। मास देखते हैं, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजीज। ग्राम में अगर आपसे पूछेंगे तो यही यूनिट क्या हो जाएगी, -24 ग्राम। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर करा था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने 1886 में बताया था प्रोटॉन के बारे में। लास्ट हमारा सब एटमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी कि आप नाम से ही समझ सकते हैं ये कैसा होता है, न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर, नो चार्ज। मास अगर देखें तो इसका मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजीज। अप्रोक्सीमेटली इसका जो वेट है वो प्रोटॉन की इक्वल ही है। अगर हम एटमिक मास की यूनिट में देखें तो इसका एटमिक मास कितना होता है, 1। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, चैडविक ने, इन 1932। तो सबसे लास्ट में हमने किसको डिस्कवर करा है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं एटमिक मॉडल्स। तो देखिए एटमिक मॉडल्स दिए गए थे, एटम के बारे में स्टडी करी थी लोगों ने। सबसे पहले एक थॉमसन नाम के इंसान ने थॉमसन मॉडल दिया था। इसके अदर नेम भी पूछ लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अदर नेम में क्या क्या आ जाएगा, प्लम पुडिंग केक मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली अरेंज्ड इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एटम लाइक प्लम इन पुडिंग और सीड्स इन वाटरमेलन। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, ये सारा पॉजिटिवली चार्ज एटम है, स्फीयर है। उसके अंदर क्या होंगे, सीड्स ऑफ वाटरमेलन की तरह इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होंगे इसके अंदर। या फिर आप जैसे देखें, एक केक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। केक के अंदर जिस तरीके से प्लम डले हुए होते हैं उस तरीके से ये एटम का मॉडल है, ये बताया था थॉमसन ने। इसके बाद आता है रदरफोर्ड एटमिक मॉडल, यानी कि न्यूक्लियर मॉडल। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या करा था, इनने यूज करे थे अल्फा पार्टिकल्स। तो पहले हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम आयन, जिसमें चार्ज कितना होगा, 2+। यानी कि हीलियम जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों को जब वो लूज कर देगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इन अल्फा पार्टिकल। इन अल्फा पार्टिकल को रदरफोर्ड ने बम्बार्डिंग करी थी। तो अगर हम एक रिप्रेजेंटेशन देखें, मान लीजिए ये गोल्ड एटम है, तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग से क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएट हुए निकल गए थे। एंड सम ऑफ द पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड। कुछ पार्टिकल्स हैं जो थोड़ा सा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए थे। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन हो गई। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी इनकी, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे वापस लौट के आ गए थे, दे रिवर्ट बैक। तो इससे इनने 3 ऑब्जर्वेशन दी थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने बोला है कि जब अल्फा पार्टिकल सामने से ही निकल के जा रहे हैं बिना डेविएट हुए, यानी कि यहाँ पे ये सारा पोर्शन आपका कैसा होगा, एम्प्टी। हमारा जो एटम है वो कैसा रहता है, एम्प्टी रहता है मोस्ट ऑफ द स्पेस में। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है कि सम ऑफ द पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पोजीशन। इस ऑब्जर्वेशन से क्या इंटरप्रिटेशन आती है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है पूरे एटम में कहीं एक जगह पे सेंटर्ड है, जिसकी वजह से हमारे पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स कैसे हो गए, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी कि कुछ पार्टिकल्स जाके अपनी पोजीशन पे कैसे हो गए थे, रिवर्ट बैक। इस ऑब्जर्वेशन से क्या इन्फ्रेंस आता है कि जो हमारा एटम है उसका जो सारा मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, इन द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल के पाथ पे रिवर्ट बैक होके वापस आ गए। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एटम हैज अबंडेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, इट हैज पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर
एंड मास ऑफ होल एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर और न्यूक्लियस। बेसिकली इन्हें न्यूक्लियस के बारे में बता दिया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ सेंटर्ड होता है, वो पूरे स्पेस में ना होकर कहाँ कंसंट्रेटेड है, एक सेंट्रल पोजीशन में यानी कि न्यूक्लियस में। नेक्स्ट हमारा आता है बोर मॉडल। बोर ने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एटम इन ऑर्बिट लाइक प्लैनेट्स अराउंड सन। जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड भी क्या रिवॉल्व करती हैं, ऑर्बिट्स। यानी कि इनने किस चीज़ के बारे में बताया था, ऑर्बिट्स के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करेंगे और इनका जो पाथ होगा उसे क्या बोला है, ऑर्बिट या फिर शेल। इसके लिए फिर एक फॉर्मूला है 2n²। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इनको नेम दिए गए हैं k, l, m, n। इस तरीके से कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जाएंगे। इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर में हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, उसके बाहर सबसे पहली शेल k, देन l, m, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो k में n की वैल्यू हो जाएगी 1, l में n की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड m शेल में n की वैल्यू हो जाएगी 3। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कैलकुलेट करें तो n इज इक्वल टू 1 यानी कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, l में आ जाएंगे 8 एंड m में क्या आ जाएंगे 18। ये नंबर्स क्या शो कर रहे हैं, पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी रूल है, रूल ऑफ ऑक्टेव। रूल ऑफ ऑक्टेव आपको देख लेना है क्या होता है। आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल है कैपेसिटी उसकी भले 18 हो लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। कोई भी एक एटम या आयन है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसे अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ये है रूल ऑफ ऑक्टेव। इसी की बेसिस पे हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे पहला क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी एटम होगा उसका जो एटॉमिक नंबर है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होगा। न्यूट्रल एटम की बात करें तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इक्वल। न्यूट्रल एटम यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो प्रोटॉन के नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इक्वल। थर्ड हम देखते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, आपको पता है पूरा जो एटम है उसका मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, इन न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस में आपको पता है कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आएंगे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो किन किन से मिलकर बन रहा है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से आपने देख लिया है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन अ न्यूट्रल एटम प्रोटॉन के नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए इसी बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए पहले हम देखते हैं सोडियम। सोडियम में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड क्या बताना है, न्यूट्रॉन। तो चलिए आप पेन और पेपर लीजिए, सॉल्व करिए मेरे साथ। सोडियम है यानी कि एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 11। न्यूट्रल एटम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना हो जाएगा, 11। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या चाहिए, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना, 23। तो आप क्या करने वाले हैं, 23 में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, यानी कि 11 को माइनस कर देंगे। यहाँ से आपके बचे हुए 12, ये क्या आ जाएंगे आपके, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12। सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं, क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 17। न्यूट्रल है क्लोरीन एटम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 17। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 35 में से माइनस कर देंगे 17, यानी कि एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 18। ओके, अब इसी तरीके से चलिए कुछ हम खुद से सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर है 20, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी कितने आ जाएंगे, 20। इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 20, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 40 में से माइनस करेंगे 20, तो 20। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन। एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 में से 6 को माइनस करेंगे, 6। जिंक देखते हैं। जिंक में एटॉमिक नंबर है 30, यानी कि प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 30। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 30। और आपको पता है न्यूट्रॉन के लिए माइनस करेंगे 65 में से 30, तो हमारे यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 35। नियॉन देखते हैं। नियॉन में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 10। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 एंड न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10।
अब हम देखने वाले हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ एटमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका एटमिक नंबर कैसा हो? सेम, वो सारे आपस में कैसे होते हैं? आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे वर्ल्ड में 3 फॉर्म में रह सकता है। एक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या होगा? एटमिक नंबर होगा 1, ड्यूटेरियम में भी एटमिक नंबर 1, ट्रिटियम में भी एटमिक नंबर 1। लेकिन जब आप यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे मास के ऊपर, तो मास आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो रहा है? चेंज। यानी कि एटमिक मास नंबर भले ही अलग अलग हो पर एटमिक नंबर क्या होगा? सेम। तो वो आपस में कैसे होंगे? आइसोटोप। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो चेंज हो रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? प्रोटॉन तो सेम है, सब में प्रोटॉन कितने हैं? 1 1 1, क्योंकि एटमिक नंबर भी क्या है? सब में 1। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ चेंज हो रही है? यहाँ पे चेंज हो रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। ड्यूटेरियम में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गया, कितना हो गया है? 1, 2 में से माइनस करेंगे 1 तो 1। एंड जो हमारा ट्रिटियम है, ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2, 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन यहाँ पे ट्रिटियम में कितने हो जाएंगे? 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कार्बन। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक का एटॉमिक मास है 12, दूसरे का 13 एंड तीसरे का 14। क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में 2 आइसोटोप्स हैं। एक का एटॉमिक मास है 35 एंड दूसरे का है 37। तो ये आपने देख लिया है आइसोटोप्स। इस हम देखेंगे आइसोबार। तो देखिए आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार्स एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार में क्या हो रहा है? एटॉमिक मास सेम है, तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? आइसोबार। आइसोबार यानी कि आइसो भार, इस तरीके से याद रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एटॉमिक मास तो सेम है, एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, कैल्शियम, इन सब में आप देखेंगे एटॉमिक मास सबका कितना आ रहा है? 40। मतलब अप्रोक्सीमेटली इन सब का मास कितना होता है? 40। एटॉमिक नंबर पे आप ध्यान देंगे तो एटॉमिक नंबर सल्फर का है 16, क्लोरीन का होता है 17, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 19 एंड कैल्शियम का 20। तो ये हो जाएंगे आपके आइसोबार्स। इसके बाद एक कैटेगरी और आती है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अभी एन वर्ड से याद रखिए। एन, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। आइसोटोन में एन वर्ड आ रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट है एक्स, दूसरा है वाई। इनके एटॉमिक मास भी डिफरेंट है एंड एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। लेकिन जब हम एटॉमिक मास में से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 131 में से माइनस करेंगे 78, तो ये हमारा आ जाएगा 53। इसी तरीके से वाई में देखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 53। तो ये क्या हो रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आ रहे हैं? इक्वल। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? आइसोटोन्स। ओके, तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, यूज़फुल लग रही हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इट गिव मी अ ह्यूज मोटिवेशन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।